आज हम लोग मैकेनिक्स का लेक्चर 1 स्टार्ट करेंगे। मैकेनिक्स में पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके आने वाले आगे में जो जो मैकेनिक्स के अंदर टॉपिक्स हैं उनको डेरिवेशन के साथ डीपली पढ़ेंगे। मैकेनिक्स में बहुत सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, जैसे वेरिग्नॉस थ्योरम, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, पुली, ट्रायंगल लॉ ऑफ फोर्सेस, लामिस थ्योरम, एक्सेट्रा। यानी बहुत सारी चीज़ जो जो इसके अंदर आते हैं मैकेनिक्स के अंदर, हम उन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं मैकेनिक्स से। मैकेनिक्स होता क्या है? मैकेनिक्स, it is a branch of science which deal with the study of effect of forces on rigid body। मैकेनिक्स जो है यह साइंस का एक ब्रांच है जो स्टडी करता है इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन रिजिड बॉडी। कोई एक रिजिड बॉडी है, उस पर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उस फोर्स की वजह से उस रिजिड बॉडी में क्या इफेक्ट आता है, ये सब हम लोग स्टडी करते हैं मैकेनिक्स के अंदर। मैकेनिक्स यहाँ पे एक नया टर्म आया, रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी क्या होता है? रिजिड बॉडी, रिजिड बॉडी उसे कहते हैं जो डिफॉर्मेशन को अपोज करता है, जिसमें हम लोग फोर्स अप्लाइड करेंगे तो उस फोर्स के वजह से उस बॉडी में के फिजिकल स्ट्रक्चर पे, यानी ना वो तो कॉन्ट्रैक्शन होगी उसमें, उस बॉडी में ना एक्सपेंशन होगी अगर वो रिजिड बॉडी होगा तो, यानी वो डिफॉर्मेशन को एंड एक्सपेंशन को अपोज करेगा, उसके फिजिकल स्ट्रक्चर में चेंजेस नहीं आएंगे रिजिड बॉडी में। यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे एक रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी है, ठीक है। इसमें हम लोग एफ फोर्स अप्लाइड किए हैं, इसमें हम लोग एफ फोर्स अप्लाइड किए हैं। जब हम लोग इस रिजिड बॉडी में एफ फोर्स अप्लाई किए हैं, इसके, ये रिजिड बॉडी है, ठीक है, इसके अंदर मॉलिक्यूल्स हैं छोटे छोटे, जिसको मैंने यहाँ पे आपके सामने शो किया है, ठीक है। मॉलिक्यूल्स हैं, रिजिड बॉडी है, सॉलिड है, तो इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा वो नेग्लेजिबल होगा, यानी उनके बीच का जो डिस्टेंस होगा बहुत कम होगा, जिसको हम लोग नेग्लेजिबल कहते हैं। यानी जब हम लोग इसमें एफ फोर्स अप्लाइड किए तो इसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा। वो बॉडी जिसमें हम लोग फोर्स अप्लाइड किए, जिसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होगा, और जिनके जो मॉलिक्यूल के बीच का जो डिस्टेंस है, मॉलिक्यूल के बीच के डिस्टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं आएगी, उसे हम लोग रिजिड बॉडी कहेंगे। यानी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स हैं, मान लीजिए ए मॉलिक्यूल्स और ए मॉलिक्यूल्स के बीच की दूरी जो है वो 5 मीटर है। हम लोग जब फोर्स अप्लाइड करते हैं तो फोर्स अप्लाइड करने के बाद जो इसके बीच का डिस्टेंस था, उस डिस्टेंस में कोई भी चेंजेस नहीं आया, तो ये रिजिड बॉडी है। हम लोग रिजिड बॉडी समझ गए। मैकेनिक्स, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील विद द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्सेस ऑन रिजिड बॉडी। यानी कोई रिजिड बॉडी है, उसमें हम लोग फोर्स लगाते हैं, फोर्स लगाने के बाद उस रिजिड बॉडी पे क्या इफेक्ट आता है, क्या प्रभाव आता है, क्या चेंजेस आता है, ये सब हम मैकेनिक्स के अंदर पढ़ते हैं। और मैकेनिक्स का यूज और कहाँ कहाँ है? मैकेनिक्स का यूज बहुत सारे मैकेनिज्म में यूज किया जाता, मैकेनिज्म में किया जाता है। कोई भी हम लोग मैकेनिज्म का स्टडी करते हैं वो सारे मैकेनिक्स से ही होता है। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स जो है इसको दो दो टर्म्स में क्लासिफाइड किया गया है। पहला है स्टैटिक्स एंड दूसरा है डायनेमिक्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मैकेनिक्स, पहला है स्टैटिक्स और दूसरा है डायनेमिक्स। स्टैटिक्स क्या होता है? स्टैटिक्स, स्टैटिक्स डील विद द स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन रिजिड बॉडी एट रेस्ट। यानी कोई रिजिड बॉडी है, वो रेस्ट में रहेगा। जब कोई रिजिड बॉडी रेस्ट में रहेगा और उसमें फोर्स अप्लाइड होगा, तो उस फोर्स के कारण रिजिड बॉडी में क्या इफेक्ट पड़ा जब वो रेस्ट में था, उस इफेक्ट को हम लोग स्टैटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। यानी कोई रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी है जो रेस्ट में है, जो रेस्ट में है, इसमें जब एफ फोर्स अप्लाइड हुआ, इसमें जब एफ फोर्स अप्लाइड हुआ तो इस रिजिड बॉडी में क्या इफेक्ट हुआ एफ फोर्स के कारण, ये सारा हम लोग स्टैटिक्स के अंदर पढ़ते हैं। लेकिन जो बॉडी रिजिड बॉडी होनी चाहिए और रेस्ट में होनी चाहिए। दूसरा है डायनेमिक्स। डायनेमिक्स क्या होता है? डायनेमिक्स जो है, इसमें क्या, स्टैटिक्स में क्या था कि जो जब रिजिड बॉडी रेस्ट में थी और उसमें हम लोग फोर्स के इफेक्ट को पढ़ते थे। डायनेमिक्स में क्या होगा, जो रिजिड बॉडी होगी वो मोशन में होगी। यानी कोई बॉडी है, ये कुछ यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है, ये कुछ वेलोसिटी से मूव कर रही है। जब
कुछ वेलोसिटी से मूव कर रही है तो इसमें एफ फोर्स अप्लाइड होगा, इसमें एफ फोर्स अप्लाइड होगा। तो इस एफ फोर्स के वजह से इस रिजिड बॉडी जब मोशन में है तो उस एफ फोर्स की वजह से क्या इफेक्ट हुआ, इस रिजिड बॉडी पे क्या प्रभाव पड़ा इस रिजिड बॉडी पे, ये सब हम लोग डायनेमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। डायनेमिक्स के अंदर दो टर्म्स और आते हैं, पहला है काइनेटिक्स और दूसरा है काइनामेटिक्स। हम लोग इसे इरेज कर लेते हैं, इरेज। आप लोगों को देखने में प्रॉब्लम होगी, ठीक है। यहाँ पे काइनेटिक्स, काइनेटिक्स क्या होता है? When we study the motion of the bodies with the reference of force, then it is called kinetics। यानी कोई बॉडी है वो मोशन में है, ठीक है। जब हम उसके मोशन को स्टडी करेंगे विद द रेफरेंस ऑफ द फोर्स, फोर्स को रेफरेंस मान के, तो हम लोग उसको हम लोग काइनेटिक्स के अंदर स्टडी करेंगे। यानी मान लीजिए कोई एक ट्रेन है, ठीक है, ट्रेन मूव कर रहा, ट्रेन को मूव करने में कितना मैग्नीट्यूड का फोर्स अप्लाइड हो रहा, ये सब हम लोग फोर्स को रेफरेंस मान के जब स्टडी करेंगे उसको हम लोग कहेंगे काइनेटिक्स। इसके बाद जो डायनेमिक्स का जो दूसरा है वो है काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स क्या होता है? काइनामेटिक्स में व्हेन वी स्टडी द मोशन ऑफ द बॉडी विदाउट द रेफरेंस ऑफ द फोर्स। काइनेटिक्स में क्या था? विथ द रेफरेंस ऑफ फोर्स, और काइनामेटिक्स में क्या है? विदाउट द रेफरेंस ऑफ फोर्स, देन इट इज कॉल्ड काइनामेटिक्स। काइनामेटिक्स में का एग्जांपल हो सकता है जैसे ट्रेन मूव करता है, ठीक है, ट्रेन मूव करता है तो हम लोग फर्स्ट केस में काइनेटिक्स में देख रहे थे कि वो कितना मैग्नीट्यूड, कितना फोर्स का मैग्नीट्यूड था, कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है ट्रेन को मूव करने में, यानी उसमें हम लोग फोर्स को रेफरेंस मान रहे थे। और काइनेमेटिक्स में हम लोग फोर्स को रेफरेंस नहीं मानेंगे, यानी जो ट्रेन मूव कर रहा है, मान लीजिए एक ट्रेन है, ट्रेन मूव कर रहा, वो कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा, कितना एक्सेलरेशन से मूव कर रहा, ये सब हम लोग काइनेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन जो इसमें होगा, इसमें फोर्स का रेफरेंस हम लोग नहीं लेंगे, फोर्स का रेफरेंस हम लोग नहीं लेंगे काइनेमेटिक्स के अंदर। काइनेमेटिक्स का एक और एग्जांपल है, जैसे कोई पानी है समुद्र में, वो मूव कर रहा, आगे बढ़ रहा, तो कितनी वेलोसिटी से बढ़ रहा, उसका एक्सेलरेशन क्या है, उसमें हम लोग फोर्स को कंसीडर नहीं करेंगे, फोर्स को रेफरेंस नहीं मारेंगे, वो काइनेमेटिक्स के अंदर आएगा। इसके बाद जो मैकेनिक्स है वो बहुत सारे छोटे छोटे टर्म्स से रिलेटेड है, डील करता है, जिसको हम लोग आगे स्टडी करते हैं। चलिए, इसमें जो पहला टर्म है वो है मैटर। मैटर क्या होता है? कोई भी चीज़ जिसे हम लोग देख सकते हैं, ठीक है, उसके प्रेजेंस को हम लोग जान सकते हैं देख के, टच करके, उसे हम मैटर कहेंगे। जो मैटर होगा वो स्पेस को भी ऑक्यूपाई करता है। डिफिनीशन में देखें तो मैटर डू नॉट अफेक्ट ओनली आवर सेंसेस बट ऑक्यूपाई स्पेस ऑल्सो। द प्रेजेंस ऑफ मैटर कैन बी नॉन बाय द टचिंग, सीइंग एक्सेट्रा। जो मैटर है उसकी मौजूदगी को हम लोग देख के, उसे टच करके हम लोग जान सकते हैं, यानी हर एक चीज़ एक मैटर ही है। मैटर के बाद आता है बॉडी। बॉडी क्या है? बॉडी जो होता है, बॉडी हैव मास एंड इट ऑक्यूपाई वॉल्यूम। कोई भी चीज़, कोई भी बॉडी विदाउट मास की नहीं होगी, ठीक है। तो बॉडी जो होगी उसका कुछ मास होगा और वो वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करेगा। और जो बॉडी होगा उसका जो डायमेंशन होगा वो फिक्स होगा, एक्स डायरेक्शन में भी, वाई डायरेक्शन में भी एंड जेड डायरेक्शन में भी। एक्स डायरेक्शन में भी फिक्स होगा, वाई डायरेक्शन में भी फिक्स होगा एंड जेड में भी फिक्स होगा। यानी जो बॉडी है उसका जो डायमेंशन होगा वो तीनों डायरेक्शन में फिक्स होगा। थर्ड टर्म्स जो है वो रिजिड बॉडी है। रिजिड बॉडी को आप लोग पहले भी समझ चुके हैं, इसलिए मैं समझाने की ज़रूरत नहीं है। रिजिड बॉडी को मैं सिर्फ डिफिनीशन पढ़ दे रहा हूँ। ए बॉडी इज सेड टू बी रिजिड बॉडी इफ़ इट इज़ नॉट डिफॉर्म आफ्टर द अप्लाइंग फोर्सेस। यानी कोई भी बॉडी जो डिफॉर्म नहीं होगी आफ्टर द अप्लीकेशन ऑफ द फोर्सेस, जब उसमें हम लोग फोर्स अप्लाई किए वो डिफॉर्म नहीं हुई, ठीक है, वो रिजिड बॉडी हुई। इसके बाद जो टर्म आता है, अच्छा, रिजिड बॉडी का कुछ एग्जांपल है जो मैं दिया हूँ, बीम है, स्टोन है, एक्सेट्रा, बहुत सारे एग्जांपल है रिजिड बॉडी के। इसके बाद है पार्टिकल्स। पार्टिकल्स क्या होता है? पार्टिकल जो है वो मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट है,
इट इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ मैटर एंड इट इज़ नेग्लेजिबल इन साइज। जो पार्टिकल्स होते हैं इनका जो साइज होता है वो बहुत छोटा छोटा होता है। जैसे मान लीजिए पार्टिकल्स हैं, ये पार्टिकल्स हैं, इनका जो साइज होता है बहुत छोटा छोटा होता है। इनको हम लोग अपने आंखों से देख नहीं सकते हैं, इनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। और जो पार्टिकल्स होते हैं उसका कुछ अपना मास भी होता है और वेट भी होता है। इसके बाद एक टर्म है पाथ ऑफ मोशन। पाथ ऑफ मोशन, पाथ ऑफ मोशन क्या होता है? पाथ ऑफ मोशन का, जैसे मान लीजिए पाथ ऑफ मोशन को डिफाइन करने के लिए एक पार्टिकल्स है, ठीक है। मान लीजिए ये पार्टिकल्स है, ठीक है। ये पार्टिकल्स मूव किया, ये यहाँ पे गया, 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 गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, ठीक है। यानी एक कुछ पाथ फॉर्म किया, ठीक है। ये पार्टिकल्स को हम लोग इसके पाथ को एक लाइन से ज्वाइन कर दे रहे हैं। जो पार्टिकल्स जो मूव किया है उसके पाथ को एक लाइन से ज्वाइन कर दे रहे हैं, ठीक है। जो इस लाइन से ज्वाइन करेंगे, जो पाथ बनेगा, इसी को हम कहेंगे पार्टिकल्स का पाथ, इसी को कहेंगे पाथ ऑफ द मोशन। definition, if the successive path of the moving particle, if the successive path of the moving particle are joined each other by a line, then this line is called path of motion। यानी अगर हम पार्टिकल के मोशन को एक लाइन से ज्वाइन कर दे रहे हैं, उसको हम लोग कहेंगे पाथ ऑफ मोशन। पाथ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग जो पार्टिकल्स है वो 3 टाइप का मोशन कर सकता है, रेक्टिलिनियर मोशन और स्ट्रेट लाइन मोशन। यानी वो जो है वो एक स्ट्रेट लाइन में मोशन कर सकता है। दूसरा है कर्विलिनियर मोशन, और तीसरा है रोटेशनल मोशन। कर्विलिनियर मोशन क्या होता है? जैसे कोई मान लीजिए एक लड़का है, वो स्टोन थ्रो किया, ये अर्थ है। जब लड़का स्टोन थ्रो किया तो स्टोन एक कर्व फॉर्म किया, यानी कुछ एंगल से हो गया। जो एक कर्व फॉर्म किया स्टोन, जो एक पाथ ट्रेवल किया स्टोन के द्वारा कर्व फॉर्म में, जो कर्व मोशन किया, उसी को कहेंगे हम कर्विलिनियर मोशन। यानी जो हम लोग स्टोन थ्रो फेंकते हैं, या हम लोग जो जब क्रिकेट खेलते हैं तो बॉल को फेंकते हैं तो एक कर्व टाइप का फॉर्म करके वो जाता है, जिस दूर फेंकते हैं। अब आप बोलोगे कि आसमान में फेंकते हैं तो सीधे आ जाता है, लेकिन जब हम लोग दूर फेंकते हैं तो एक कर्व फॉर्म करके जाता है, उसको हम लोग कर्विलिनियर मोशन कहेंगे। तीसरा है रोटेशनल मोशन। वो रोटेशनल मोशन कर सकता है पार्टिकल्स। रोटेशनल मोशन का एक एग्जांपल है हम लोग का घर में मूविंग फैन, ठीक है। मूविंग फैन, इसमें राइटिंग अच्छी नहीं हो रही, मूविंग फैन, ठीक है। मूविंग फैन जो है वो रोटेशनल मोशन का एग्जांपल है। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। Thank you for giving your valuable time, and please like and subscribe my channel. Thank you.